नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्ल मार्क्स के विचार में सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन के विचार को समझेंगे। आप सब जानते हैं कि जो मार्क्सवाद का फिलोसफिकल बेस है, यानी कि किसी भी सिद्धांत का एक दार्शनिक आधार होता है, और मार्क्सवाद का जो दार्शनिक आधार है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात मार्क्स करते हैं। और कहते हैं कि जो चेंज होता है इस सृष्टि में वो भौतिक परिस्थितियाँ करती हैं और उसमें डायलेक्टिकल होता है। और आप सब जानते हैं कि जो द्वंद्व की बात है वो कौन करता है? हीगल भी करता है, लेकिन हीगल किस द्वंद्व की बात करता है? विचारों के द्वंद्व की बात करता है, और इसलिए हम उसके विचार को क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। और मार्क्स के विचार को हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि जो हीगल है वो सर के बल खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि कहते हैं कि जो विचार है, एक्चुअल में विचार कोई मतलब अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं पैदा होते, वो कुछ परिस्थितियाँ होती है जो उसे पैदा करती हैं। यानी कि विचार को पैदा होने के लिए कुछ परिस्थितियाँ होनी चाहिए। भाई, आप कहीं जा रहे हैं, आपके अंदर कोई विचार आ रहे हो तो कुछ आप देख रहे होंगे। वो जो देख रहे होंगे वो क्या है? कोई भौतिक परिस्थिति होगी, और उसके बेस पर फिर आपके अंदर विचार आएंगे। तो विचार होता क्या है कि किसी भी उत्प्रेरक को देखकर, यानी कोई स्टिमुलस है, कोई भी वस्तु है मान लो, उसको देखकर हमारे मन में एक बौद्धिक रिस्पॉन्स पैदा होता है कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है। तो वो जो विचार यानी कि जो वो रिस्पॉन्स पैदा होता है वही तो विचार है। तो उसको पैदा होने के लिए कुछ भौतिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, और मार्क्स कहते हैं ये भौतिक परिस्थितियाँ ही विचार बनाती हैं, और उसके बेस पर फिर क्या है? समाज बदलता है, इतिहास बनता है। ऐसी बात मार्क्स कहते हैं, लेकिन हीगल इसके उल्टा बात कर रहे थे। अब उल्टा कौन है सीधा कौन है समझ में नहीं आता, लेकिन मार्क्स कहते हैं हीगल उल्टा खड़ा था, यानी कि सर के बल खड़ा था, ऐसी बात वो कहते हैं। तो हीगल जो कहता है वो एक विचार आता है जिसे वो थेसिस कहता है, फिर एक दूसरा विचार उसको काटने के लिए आता है, एंटीथेसिस कहता है। और फिर इन दोनों के तर्कों से जब एक नया तर्क निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो ये जो तार्किक डिबेट की बात करता है, मतलब कि तार्किक डिबेट जिसे हम कह रहे हैं, लेकिन वो विचारों के आधार पर बदलाव की बात करता है। यानी कि विचार आते हैं, विचार के आधार पर भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, ऐसी बात हीगल करता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं है। विचार पैदा होने के लिए भौतिक परिस्थितियां होनी चाहिए, और भौतिक भौतिक परिस्थितियां ही क्या करती हैं? इतिहास को बदलती हैं, समाज को परिवर्तित करती हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो मार्क्स ने जो बेस बनाया सोशल चेंज का, वो किसके बेस पर? आर्थिक आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हम उसे कहते हैं, आर्थिक निर्धारणवाद। तो मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी का बेस है वो क्या है? इकोनॉमी। और इकोनॉमी के बेस पर ही क्या होता है? सोसाइटी बनती है, कल्चर, स्टेट, जितनी भी सारी चीज़ें हम करते हैं वो सब किसके बेस पर है? इकोनॉमिक कंडीशन पर। और अगर आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है तो आपका समाज में रिस्पेक्ट नहीं होगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो बेस क्या है? इकोनॉमिक है, पैसा है, धन है। और इसी के बेस पर कहते हैं मार्क्स कि धन के आधार पर ही समाज परिवर्तित होता है। जैसे ही धन के यानी कि उत्पादन के साधन बदलते हैं, वैसे ही समाज की संरचना भी बदलती है। और इसी बात को हम सामाजिक परिवर्तन में इनके विचार में समझेंगे। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्क्स ने जो थ्योरी सामाजिक परिवर्तन की दी है वो किसके आधार पर है? उनकी एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसके बेस पर। और क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? वो फिलोसफिकल बेस है, और उसी के बेस पर वो कहते हैं कि उसी का अप्लाई करते हैं, जिसे वो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, या फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी हम इसे कहते हैं। तो यानी कि सोशल चेंज जो है वो ऐतिहासिक आधार पर जब हम इसे देखते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल व्यू से जब हम इसे देखते हैं, तो यही तो बनता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसी को हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये तीनों बात एक ही है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद, और आर्थिक जो व्याख्या है इतिहास की, वो तीनों बातें एक ही हैं। तो हम इसको यहाँ समझते हैं। तो मार्क्स कहते हैं सबसे पहले मतलब ऐतिहासिक व्यू में वो सब कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे बदला समाज, और आगे कैसे बदलेगा। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ज़बरदस्त है लोगों का, आम लोगों का, ये कैसे ख़त्म होगा और एक बेहतर समाज कैसे बनेगा, इसकी बात वो करते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था,
यानी कि आदिम साम्यवाद। सपोज करिए कि जहाँ सोसाइटी ना हो, सोसाइटी नहीं है, स्टेट नहीं है, लॉ नहीं है, कोई भी कस्टम नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं है, मनुष्य जो है जंगलों में रह रहा है और वहाँ क्योंकि समाज नहीं है तो वो आराम से जो है प्रकृति की गोद में खाता है, पीता है, घूमता है, ऐश करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो अवस्था है प्रिमिटिव कम्युनिज्म की। उसके बाद बात करते हैं स्लेव एज की। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद क्या हुआ, कैसे स्लेव एज आया, इसी को तो हम आगे समझेंगे अभी। तो कहते हैं फिर स्लेव एज आया, उसके बाद फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया। और कैपिटलिज्म में क्या होगा कि जो मजदूर है, जो प्रोलेटरिएट है, वो क्या करेगा, रेवोल्यूशन करेगा, क्रांति करेगा। और क्रांति के बाद क्या होगा, मजदूरों की तानाशाही होगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, कम्युनिज्म आएगा। फिर किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जो मनुष्य मनुष्य का शोषण करता है वो नहीं होगा, हर एक व्यक्ति बेहतर तरीके से रहेगा, ऐसी बात करते हैं मार्क्स। तो सबसे फर्स्ट एज जो है वो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म की। इसकी बात हम देखते हैं। तो मार्क्स कहते हैं यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है कि जो मार्क्स के प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वो जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसे हम पर्सनल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसको बढ़ाने बढ़ाने के पक्ष में है। जो शत्रु है मार्क्सवाद, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ज़मीन, फैक्ट्री, अकाउंट। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ज़मीन है, भूमि है, उस पर अगर एक व्यक्ति का मालिकाना हक हो गया और उसने कहा कि नहीं ये पूरी ज़मीन मेरी है, और अब दूसरे लोग उस पर काम करेंगे और उनको वेतन देगा वो, और फिर वो बैठकर ऐश करेगा, ऐसी बात वो करता है। तो मार्क्स कहेंगे ये ज़मीन जो है ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति ये हो गई है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्या है, सारी समस्या की जड़ है। पूरा एक्सप्लॉयटेशन, पूरा जो ह्यूमन का इतना ज़बरदस्त शोषण होता है वो किसके बेस पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेस पर, और उसी को वो ख़त्म कर देने पर है। तो मार्क्स कहते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी था ही नहीं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेंस ये है कि ज़मीन पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं था, सबका सामूहिक मालिकाना था, ऐसी बात करते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए कि प्राचीन काल है, मतलब कि आदिम साम्यवाद है, वहाँ क्या है कि मान लो कि बहुत ज़्यादा सभ्यता विकसित हुई नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ लोग जो है पशुओं को मार के खाएंगे और मछली जो है पकड़ के खाएंगे, और जो है जंगलों में रहते थे। तो जो मान लीजिए कोई तालाब है, वहाँ मछली है, अब वहाँ मछली अगर मारने के लिए कोई जो है आदिम मनुष्य जाता था, तो मारने की जो वस्तु होती है, मान लो कि जाल हो गया, जिसे वो फंसा कर मारते हैं, वो कटिया बोलते हैं, वो भी हो गया। तो वो क्या है, वो सामूहिक मालिकाने में थी। यानी कि जो जाल है उस पर किसी व्यक्ति ने मालिकाना हक नहीं थोपा था कि ये मेरी है, बल्कि वो सब सामूहिक मालिकाने में थी। और जिसको ज़रूरत होती थी जाकर वो जाल लेता था और उस जाल से मछली पकड़ता था और खा लेता था और जीता था। और ये जाल फिर वो रख देता था जिससे दूसरा व्यक्ति भी जाए और मछली पकड़े और अपना पेट भरे, ऐसा होता था। तो क्या था कि वहाँ जब ये सिस्टम था तो वहाँ किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं था, यानी कि अमीर गरीब नहीं थे, वहाँ सब समान थे। आर्थिक संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण था वहाँ। तो मैंने अभी बताया ना कि मतलब कि जो जाल है, मान लो उस पर जो है समुदाय का नियंत्रण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और न तो वहाँ धर्म था, न परिवार था, न संस्कृति थी, न तो राज्य था, कुछ भी नहीं था। व्यक्ति बहुत ही ठीक तरीके से वहाँ रहता था। अब हुआ यूँ कि मार्क्स कहते हैं कि भाई हुआ ये कि धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर होने लगा। अब एग्रीकल्चर जब होने लगा तो उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। भाई जब कृषि होगी तो वहाँ जो उत्पादन होगा कृषि का, मतलब छोटा समुदाय है और कृषि वो करेगा तो उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा उपभोग नहीं कर पाए, यानी कि कंज्यूम ये नहीं कर पाए। अब क्या हुआ कि अनाज बच गए। अब ये जो अनाज बच गए, कुछ लोगों ने धीरे से अपने और खसका लिया कि ये हम ले लें। अब देखिए कैसे कैसे मामला बन रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने जो है अनाज ले लिया। अब जब भाई कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते और जो है उत्पादन मतलब कि करते, तो कुछ लोगों ने मतलब कि मेहनत नहीं करते और उसका जो उत्पादन है उसको धीरे धीरे हड़प जाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि धीरे धीरे ये इनके पास बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये किए क्या, अब ये जो एग्रीकल्चर के संसाधन थे उस पर स्वामित्व स्थापित कर लिए धीरे धीरे, कि भाई देखो ठीक है, देखो ये हमारा है, ये हल हमारा, बैल हमारा, भूमि भी हमारी है, तुम कर लो खेती, लेकिन मुझे इतना दे देना ज़रूर।
धीरे धीरे क्या हुआ, क्लास डिवीजन शुरू हो गया। अब जो है कोई एक मालिक होता था, अब क्योंकि दासता युग में क्या होगा, स्वामी और दास का संबंध होगा। तो अब जो मालिक होता था वो भूमि पर जो है मालिकाना हक रखने रखने लगा और कहने लगा ये भूमि मेरी है। अब क्योंकि ये भूमि मेरी है इसलिए अगर तुम्हें इसमें उत्पादन करना है तो अपना श्रम बेचो और मैं जितना तुम्हें दूंगा उतना तुम लो और जीवन जियो, और जितना इसमें प्रोडक्शन होगा उतना वो मेरा होगा और मैं जो है ऐसे रहूँगा। ऐसी बात होने लगी। अब हुआ ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब हम समझते हैं कि ज़मीन पर एक व्यक्ति का मालिकाना हक हो गया, समाज वर्गों में बट गया, अब क्लास डिवीजन हो गया, अब स्वामी आ गए, दास आ गए। अब हुआ ये कि भाई अब स्वामियों को अच्छा लगने लगा यार कि काम नहीं करना पड़ता, देखो अच्छा सब मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के लिए कि ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे, यानी कि दास काम करते रहें और वो ऐसे जो है जीवन जीते रहें, कुछ करना ना पड़े, सब कुछ सारी संपत्ति इनके हाथ में हो। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर स्टेट का निर्माण किया, धर्म बनाया, संस्कृति बनाई, विचारधारा बनाई। और उन्होंने कहा कि भाई एक स्टेट होगा। स्टेट क्यों होगा, क्योंकि स्टेट भाई वो संघर्षों का समाधान करेगा। अब समस्या ये है ना कि भाई अगर भाई स्वामी होते थे दास, तो दासों को लगता था ये कुछ करते नहीं और जो है ऐस कर रहे हैं, तो ये कभी कभी विद्रोह भी करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब हम स्टेट बनाएंगे, और स्टेट किस लिए आएगा कि हम संघर्षों का समाधान करेगा, भाई वो सेटलमेंट करेगा, वो किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कोई स्टेट इन्होंने बना लिया। यानी कि स्टेट के रूप में इन्होंने मतलब कि डिस्प्यूट को कम करने के लिए इन्होंने स्टेट को बना लिया। स्टेट बनाया, धर्म भी बनाया, संस्कृतियाँ भी बनाई, विचारधारा बनाई, और फिर उसके अनुसार जो है उन्होंने विचारधारा में कहा कि भाई देखो कुछ लोग तो स्वामी बन के पैदा होते हैं, कुछ लोग दास बन के पैदा होते हैं, इसलिए अगर तुम दास बने हो तो क्योंकि तुमने बुरा कर्म किया होगा इसलिए दास बने हो, अब क्योंकि अच्छा कर्म करोगे तब जो है अगले जन्म में तुम स्वामी बन के पैदा होगे। तो ये सारी संस्कृतियों विचारधाराओं के माध्यम से इनका शोषण वो करने लगे। तो ये स्टेज मार्क्स बताते हैं कि इस तरह, क्योंकि भाई अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, तो राजनीति का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल ऑफ पावर, शक्ति के लिए संघर्ष है। और शक्ति के लिए संघर्ष का मतलब यह है कि राजनीति 3 स्तरों पर होता है। आप सब जानते हैं कि एक आर्थिक स्तर होता है, दूसरा राजनीतिक और तीसरा विचारधारात्मक। तो जिसके कंट्रोल में आर्थिक संसाधन हैं, भाई उसके पास बहुत ज़मीन है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, तो उसी के कंट्रोल में फिर पॉलिटिकल पावर भी होता है। भाई जिसके पास आज आज देखते हैं ना जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही जो है राजनीति भी करते हैं और मंत्री बनते हैं और वो करते हैं, और जिनके पास मतलब कि राजनीतिक शक्ति है वही विचारधारात्मक शक्ति भी बनाते हैं। तो वही बताएंगे कि भाई किस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई होगी, कैसे विचार बढ़ाए जाएंगे, सब कुछ वही निर्धारित करते हैं। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कब बना, जब क्लास डिवीज़न हुआ। तो उन्होंने फिर उस व्यवस्था को बने रहे, यानी कि स्वामी स्वामी रहे, दास जो है काम करता रहे ऐसे वो, और स्वामी ऐसे जीता रहे। तो इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ उन्होंने रचा। इसलिए मार्क्स ने कहा कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और समाज का लोकतांत्रिक परिवर्तन संभव नहीं है, बल्कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही समाज बदलेगा। तो फिर क्या हुआ कि दासों ने जो है स्वामियों के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था। क्यों किया था, अब यहाँ थोड़ा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आप अप्लाई करेंगे तो अब समझ में आएगा क्यों होता है ऐसा। क्योंकि द्वंद्व होता है, तो भाई स्वामी है दास, ये वो हुआ, यानी कि थेसिस एंटीथेसिस हुआ। फिर एक नया सोसाइटी बनी जिसे वो फ्यूडल कहता है, सामंती समाज बना सिंथेसिस के रूप में। अब यहाँ दासों का शोषण कम हो गया, अब किसका, अब किसान और सामंत आ गए। अब कहा गया भाई देखो सामंत है वो मतलब कि लगान लेगा, आपने सामंती व्यवस्था पढ़ी होगी, जो यहाँ की साहूकारी व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में रही है, साहूकारी और जजमानी व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो सामंत होता था कितना ज़बरदस्त शोषण करता था, आप सब जानते हैं कि किसान खेत पर काम करते करते ही अपना दम तोड़ देता था, लेकिन जो साहूकार था उसका जो है ब्याज बढ़ा हुआ है, वो आता है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर और लेता है, क्योंकि उसमें लगान भी लिया जाता है। अब किसान कहाँ से उत्पादन करे, मान लो कोई क्राइसिस आ गया, नेचुरल क्राइसिस आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कुछ भी आ गया, तो उसमें मान लो बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाया, तो अब इनको भी देना है, सामंत को भी लगान के लिए भी देना है,
और लगान तो ठीक है, जो उसने उधार लिया है पैसा साहूकार से वो भी टॉर्चर करता है कि मेरा दो मेरा दो। किसान हर तरह से जकड़ गया है, उसका ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। तो यहाँ उत्पादन के साधन जो है बदले हैं, और भूमि, क्योंकि भूमि केंद्र में आ गई है। अब यहाँ सामंत जो है किसानों का शोषण कर रहे हैं। अब यहाँ भी स्ट्रगल हुआ। अब क्योंकि यहाँ जो मार्क्स ने कहा कि जो वहाँ क्रांति हुई रशिया में, यहाँ देखें, सॉरी फ्रांस में, तो फ्रांस में जो क्रांति हुई कहते हैं कि वह बुर्जुआवादी क्रांति थी, और जहाँ सामंतों के हाथों से पूंजीपतियों ने क्या किया, सत्ता छीन लिया था। अतः मार्क्स के विचारों फ्रांसीसी का अत्यधिक। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो सामंतवाद है, सामंतवाद के विरोध में ही तो जो लिबरलिज्म आया है। आप सब लिबरलिज्म को पढ़े होंगे, तो वो क्योंकि सामंतवाद धर्म के आड़ पे बहुत कुछ करता है कि भाई राजा है, सामंत है, ये सब जो है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और जो आम जनता है वो अब जो है चर्च में जाएं और इनके साथ मतलब वैसा व्यवहार करें जैसा ईश्वर ने बनाया है, तो उनको मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात वो करते हैं। तो इसके विरुद्ध में जो है पूंजी बुर्जुआ लोगों ने, मार्क्स ने ऐसा कहा कि बुर्जुआ लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया, क्रांति करी है। तो जैसे कि जॉन लॉक आए, उन्होंने विचार दिया भाई प्रत्येक मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो कौन सा धर्म मानेगा कौन सा धर्म नहीं मानेगा वो खुद डिसाइड करेगा। कोई चर्च कौन होता है, कोई जो है पोप कौन होता है, ऐसा बताएगा, ऐसी बात वो करते हैं। अब क्योंकि इस समय साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हो गया था, धर्म सुधार आंदोलन भी हो रहे थे, तो सिचुएशन चेंज हुई, और चेंज होकर फिर धीरे धीरे कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया। अब हुआ ये कि जो उत्पादन के साधन हैं उसमें बदलाव आया। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, दत्ताकार फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी। यहाँ पूंजीपति बैठा, यहाँ सरवहारा जो है काम कर रहे हैं नीचे बहुत सारे फैक्ट्रियों में। यहाँ हो क्या रहा है कि भाई एक फैक्ट्री है, मान लो कि एक मार्कर यहाँ बनाया जा रहा है, मान लो कि 10 रुपये में एक मार्कर तैयार होता है, तो फैक्ट्री में जब ये मार्कर बनता है तो 1 रुपये वो मजदूर को देता है जो पूंजीपति है। मान लो कि 1 रुपये उसमें जो है मतलब कि कच्चे माल में लगा, और 1 रुपये मान लो कि मशीनों में, और 1 आध रुपये मान लो कि किसी और में लगा होगा। 3-4 रुपये का इसका जो है पूरा जो है लागत मूल्य आया है। तो वो बेचता है 10 रुपये में, और 6 रुपये इसको प्रॉफिट होता है मालिक को, यानी कि पूंजीपति को। तो मार्क्स कहते हैं यार पूरा काम करता है ये जो श्रमिक है, सारा कुछ ये करता है, और प्रॉफिट ये फालतू ले रहा है, किस लिए? तो मार्क्स कहते हैं ये अतिरिक्त मूल्य है, इसलिए वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी देते हैं। तो एक है अतिरिक्त मूल्य है ये तो मजदूरों में बंटना चाहिए, ऐसी बात मार्क्स कहते हैं। तो ऐसा हो रहा है अब। तो मार्क्स ने कहा कि भाई देखो शोषण का जो है रूप बदला है, शोषण समाप्त नहीं हुआ है, और कहा कि जो पूंजीवादी समाज है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसमें क्या हो रहा है, वो पहले के समाजों से अत्यधिक इसमें ज़बरदस्त शोषण हो रहा है, और पूंजीवाद की समाप्ति भी इसी में छुपे हुए हैं, यानी कि पूंजीवाद की समाप्ति के बीज पूंजीवाद में ही छुपे हुए हैं, ऐसी बात मार्क्स कहते हैं। क्यों छुपे हुए हैं? तो कहते हैं पूंजीवाद ने कई परिस्थितियां क्रिएट की हैं। कौन कौन से क्रिएट की हैं? तो वो कहते हैं कि शहरों में श्रमिक वर्ग एक साथ निवास करने लगे हैं। भाई बहुत बड़ी बड़ी जो है शहर बन गए हैं, वहाँ हो क्या रहा है कि एक और बहुत बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, इंडस्ट्री। यहाँ पूंजीपति बुर्जुआ जो है सिगार जलाता हुआ बैठा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसे। और यहाँ छोटे छोटे झुग्गियाँ हैं जिसमें ये मज़दूर रहते हैं, और झुग्गियाँ ऐसी हैं कि वहाँ चले जाओ तो मच्छर खा लें तो मर ही जाओ, ऐसी हैं, होती हैं इनकी झुग्गियाँ। तो ये यहाँ रहते हैं, और इनका जीवन बहुत ही खतरनाक है। मतलब वहाँ देख कर आपको लगेगा गजब, मतलब कि बहुत बुरी हालत है इनकी। तो ऐसी कंडीशन में ये रहते हैं। तो मार्क्स कहते हैं जब ये आएंगे एक साथ तब इनको पता चलेगा यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। और कहते हैं संचार के बेहतर साधन भी आ गए हैं, और फैक्ट्री की जो उत्पादन प्रणाली है वो भी। तो ये सब परिस्थितियाँ क्रिएट करेगी, उनको एक साथ लाएगी, उनमें चेतना विकसित करेगी कि यार मेरा ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और फिर वे इकट्ठा होकर क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। प्रैक्सिस वो बोलते हैं। तो क्रांति का सिद्धांत जो है मार्क्स को प्रैक्सिस कहलाता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों मिल जाए तो प्रैक्सिस होता है, ठीक है। तो प्रैक्सिस के सिद्धांत वो देते हैं। मार्क्स कहते हैं जब मतलब क्रांति हो जाएगी तब क्या होगा, तब कहते हैं कि एक समय तक के लिए क्या होगा कि
मज़दूरों का तानाशाही होगी, उसके बाद जो कम्युनिज़्म आएगा, और कम्युनिज़्म में क्या होगा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वहाँ व्यक्तिगत निजी संपत्ति नहीं होगी। निजी संपत्ति का मतलब ये है कि जो आपके गांवों में, शहरों में देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास बहुत सारे खेत हैं, वो एक व्यक्ति के हाथ में वो खेत हैं। तो मार्क्स कहते हैं वो एक व्यक्ति का मालिकाना हक उस पर ख़त्म हो जाएगा। अब समुदाय का मालिकाना होगा। अब जो जिनके पास नहीं है उनका भी हक उस खेत पे होगा। अब उस पे उत्पादन होगा तो सबको बराबर दिया जाएगा, जितना जिसकी आवश्यकता होगी उतना उसको मिलेगा। नो कमोडिटी फेटिसिज्म, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है मार्क्सवाद का। कमोडिटी फेटिसिज्म को कहते हैं वस्तु प्रियता, और वस्तु प्रियता का मतलब ये है कि जैसे कि व्यक्ति को वस्तु के रूप में बना दिया जाता है। जैसे कि बहुत दिखावा वाली संस्कृति जो चली है, इसको हम थोड़ा अल्थ्यूजर को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जब वो कल्चर इंडस्ट्री की बात करता है तो हम वहाँ समझेंगे। थोड़ा सा हम यह समझते हैं कमोडिटी फेटिसिज्म है क्या। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल आ गई हैं तो उसमें एक बच्चा जो ड्रेस पहन के जाता है, हर एक दिन अलग अलग ड्रेस होते हैं उसके। आप देखें ये भाई, मंडे को ये पहन के जाएगा, ट्यूसडे को ये, सैटरडे को अलग ड्रेस चाहिए। इतना ड्रेस क्यों ये बनवाते हैं? एक ड्रेस काफ़ी नहीं, क्या दो हो जाए मान लो। इतने सारे ड्रेस, शूज और बहुत सारा कुछ ये प्राइवेट जो स्कूल है ये सब करवाते हैं। ये क्यों करवाते हैं? क्योंकि इससे प्रॉफिट है। किसको प्रॉफिट है? कैपिटलिस्ट को, जो पूंजीपति है वो। क्योंकि अब आप कपड़ा खरीदें, कपड़ा का मिल मालिक एक बैठा है, कपड़ा उसका बिकेगा, समझ रहे हैं। शूज़ बनाता है वो, उसका शूज़ बिकेगा। और आप, क्योंकि ज़रूरत आपकी सिर्फ दो है, आप पाँच छः इकट्ठा ही, मतलब बहुत सारा चीज़ इकट्ठा कर लिए हैं, वो यूज़ नहीं हो रहा है, रखा हुआ है, खरीद लिए हैं आप, वो रखा है, किसी काम का नहीं है अब वो। लेकिन क्योंकि उसका जो पूंजीपति है उसका बिच रहा है। और इसी बात को वो कहते हैं भाई, हर समय आप देख रहे हैं फैशन बदल रहा है, हर दिन, मतलब हर महीने, हर साल में नए नए फैशन आ रहे हैं। फैशन क्यों आ रहे हैं? ये फैशन आ रहे हैं क्योंकि कैपिटलिज्म को ज़रूरत है। वो फैशन नहीं लाएंगे तो उसका दुकान कैसे चलेगा, ये भी तो समझेंगे। तो यही कमोडिटी फेटिसिज्म है। इसको हम कल्चर इंडस्ट्री में समझेंगे कि जो संस्कृतियों का जो एक औद्योगिकीकरण हुआ है ये इस पूंजीवादी समाज में कैसे हुआ है, इसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। तो मार्क्स कहते हैं यहाँ क्षमता के अनुसार काम करेंगे लोग और आवश्यकता अनुसार उनको वेतन मिलेगा। समाज में वर्ग नहीं होगा, ध्यान रखिए। क्योंकि जो मार्क्सवाद राजनीति करता है वो करता है वर्ग की राजनीति। आपको ये समझना चाहिए कि मतलब कि जो मार्क्सवाद है वो वर्ग की राजनीति करता है, जबकि जो उदारवाद है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिबरलिज्म, वो बात करता है व्यक्ति की, यानी कि वो व्यक्ति की राजनीति करता है। मार्क्सवाद जो है वर्ग की, नारीवाद लिंग की, आप समझ सकते हैं। और अगर आप इंडिया में देखें तो एक अम्बेडकरवाद चलता है, जिसे हम कास्ट की राजनीति कह सकते हैं। तो ऐसे ये पॉलिटिक्स होती है। और जो मतलब कि पर्यावरणवादी आ गए तो वो पर्यावरण की राजनीति करते हैं। तो अलग अलग आइडियोलॉजी है जो एक एक मुद्दे पर पॉलिटिक्स अपनी करती हैं। तो मार्क्स जो राजनीति करता है वो वर्ग की राजनीति करता है। तो कहता है कि वहाँ वर्ग नहीं होगा, और वर्ग नहीं होगा तो और क्या नहीं होगा। तो कहता है कि वर्ग नहीं होगा तो शोषण नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार की इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी जो एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, विचारधारा नहीं होगी, जॉइंट फैमिली नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। हर एक व्यक्ति बेहतर तरीके से रहेगा। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा? तो मार्क्स कहते हैं कि क्योंकि मानव स्वभाव अच्छा है। ह्यूमन नेचर इज़ वेरी गुड। मनुष्य को बुरा नहीं मानते जैसे कि हॉब्स मानता है। मार्क्स मनुष्य को स्वभाव से शांति प्रिय, अच्छा मनुष्य मानते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर व्यक्ति में स्वार्थ आता है तो स्वार्थ आने की परिस्थितियां होती हैं। भाई पूंजीवाद ने उनके अंदर इतना स्वार्थ भर दिया है, सब कुछ भर दिया है। अगर ये नहीं होगा तो स्वार्थ नहीं होगा। तो अगर ये समाप्त, समाप्त, और व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है शांति प्रिय वाला, अच्छा वाला, वो रह जाएगा। और क्योंकि वो सामुदायिक प्राणी है तो सामूहिक जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार रहेगा, और सामूहिक प्रबंध के साथ वो रहेगा। तो फिर एंगल कहते हैं कि भाई साम्यवाद में व्यक्तियों पर शासन नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति का वस्तुओं पर शासन होगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा यहाँ। क्योंकि लोग, यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति, मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ही तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। आप निकले कहीं, कोई मिला और आपका एक्सप्लॉयटेशन करने पर लग गया, कोई भी हो। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होगा।
क्योंकि ये चोरी और ये बहुत सारा कुछ ये समाज क्रिएट करता है, परिस्थितियाँ बनाती हैं, कोई बन के नहीं पैदा होता। तो हर एक व्यक्ति अच्छा है और ऐसी परिस्थितियाँ हम बनाएँगे जिसमें हर एक व्यक्ति अच्छे तरीके से रह पाएगा, सबका जीवन बेहतर हो जाएगा। ये रही मार्क्सवाद की क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन की बात। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।